हेलो ट्रेडर्स, और स्वागत है आपका गोल्डन लैंड के एक और एपिसोड में। मार्केट स्ट्रक्चर को और इसके क्रूशियल एलिमेंट्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई और मैप करना हर ट्रेडर के लिए एकदम इनिशियल और की स्टेप है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेस और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। ट्रेडर्स के लॉस होने का एक प्राइमरी रीज़न है कि वो मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इस एपिसोड में हम मार्केट स्ट्रक्चर के एडवांस्ड और बेसिक दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे जो हर ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही हम मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए कुछ की पॉइंट्स और टिप्स भी बताएंगे जो आपको मार्केट में एक स्टेप आगे ले जाएंगे। पूरा वीडियो आराम से एंड तक जरूर देखें और नोट्स भी लें ताकि आपको बेटर और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल सके। सो ट्रेडर्स, अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप देकर अपना सपोर्ट दिखाएं, और अगर आप नए हैं तो गोल्डन लैंड को सब्सक्राइब कर लें। इंट्रो के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक ट्रेडर्स। तो चलिए मार्केट स्ट्रक्चर के एक जनरल बिहेवियर से शुरू करते हैं। मार्केट मूवमेंट्स के दो की फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है ट्रेंडिंग, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, और दूसरा है कंसोलिडेशन फेज, जैसे चॉपी या रेंजिंग मार्केट। इसको एक कंटिन्यूस सर्कल की तरह इमेजिन कीजिए जहां प्राइस हमेशा डाउन ट्रेंड्स, अप ट्रेंड्स और लिक्विडिटी अक्यूमुलेट करने वाले कंसोलिडेशंस के बीच घूमता रहता है। प्राइस को अक्सर अप ट्रेंड्स और डाउन ट्रेंड्स के बीच कंसोलिडेट करना पड़ता है और वाइस वर्सा। अपने स्क्रीन पर चार्ट खुलते ही सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको कंसिडर करना चाहिए वो ये कि क्या मार्केट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या कंसोलिडेटिंग फेज में है। आइए पहले मार्केट स्ट्रक्चर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर एडवांस्ड मार्केट स्ट्रक्चर्स के की पॉइंट्स पर बात करेंगे। एक आइडियल अपट्रेंड को रिप्रेजेंट करने वाले मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं। मैं इसको आइडियल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट में ऐसा अपट्रेंड मिलना रेयर है जो बिल्कुल इसी पैटर्न को कॉपी करे। फिर भी अपट्रेंड की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस आइडियल स्ट्रक्चर को देखना जरूरी है, उससे पहले कि हम मार्केट में अक्सर दिखने वाले मोर रियलिस्टिक अपट्रेंड स्ट्रक्चर पर आएं। एक अपट्रेंड में प्राइसेस हमेशा हायर हाइज और हायर लोस बनाते हैं। प्राइस टिपिकली प्रीवियस हाइज को ब्रेक करता है पर लोस को होल्ड करता है। एक अपट्रेंड तब एंड होता है जब प्राइस किसी मेजर लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अपट्रेंड को मेंटेन करने के लिए यह जरूरी है कि प्राइस इस मेजर लो को ब्रेक ना करे। जब भी प्राइस ऊपर की तरफ मेजर हाई को ब्रेक करता है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीओएस बनाता है और उस बीओएस वेव के साथ एसोसिएटेड एक डिमांड जोन एस्टैब्लिश करता है। वैलिड मेजर हाइज और लोज को आइडेंटिफाई करना बहुत क्रिटिकल है क्योंकि ये हमें मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल्स या कंटिन्यूएशन के सिग्नल्स डिटेक्ट करने में मदद करता है। अगर हम इन पिवटल पॉइंट्स को ठीक से नहीं पहचानेंगे तो ट्रैप्स में फंसने का रिस्क है। आइए अब जरा बेरिश आइडियल कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। यही कॉन्सेप्ट्स बेरिश सिनेरियो पर भी अप्लाई होते हैं। एक डाउन ट्रेंड में प्राइसेस हमेशा लोअर लोज और लोअर हाइज की सीरीज बनाते हैं। इस सिनेरियो में प्राइस प्रीवियस लोज को ब्रेक करता है पर हाइज को मेंटेन करता है। अब चलिए रियलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर की डिटेल्स में जाते हैं। ये वो रियलिस्टिक अपट्रेंड स्ट्रक्चर है जो मार्केट में सबसे ज्यादा कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है। अब एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं जहां प्राइस प्रीवियस हाइज को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। इस पॉइंट पर एक क्रूशियल क्वेश्चन आता है, हम वैलिड मेजर हाइज और लोज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसका जवाब देने के लिए अगर हम स्ट्रक्चर के लेफ्ट साइड को देखते हैं तो यह साफ है कि प्राइस ऊपर गया जब तक कि उसने रिट्रेस करना शुरू नहीं किया। रिट्रेसमेंट शुरू होने से पहले प्राइस ने जो सबसे ऊपर का पॉइंट बनाया उसे मेजर हाई माना जाता है, और बुलिश वेव का वो सबसे नीचे का पॉइंट जिसने अपवर्ड मूवमेंट को शुरू किया, जिसके कारण बीओएस और एक नया हाई बना, उसे मेजर लो माना जाता है। ये दो पॉइंट्स मेजर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और इनके बीच में बनने वाला हर स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर प्राइस मेजर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करके बीओएस बनाता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल है, लेकिन अगर प्राइस मेजर लो से नीचे गिर जाता है तो हमें इसे ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मानना चाहिए। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की रेंज के अंदर स्पेसिफिक इंटरनल प्राइस एक्शन ज्यादा मैटर नहीं करता जब तक कि प्राइस मोस्ट रीसेंट मेजर लो के ऊपर रहता है। जब तक ये कंडीशन पूरी होती है हम मार्केट को बुलिश स्टेट में मानते हैं।
अब जब हमने रीसेंट मेजर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को पहचान लिया है, तो ये स्ट्रक्चर्स करंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट और करंट ट्रेडिंग रेंज को डिफाइन करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, प्राइस ने रिट्रेसमेंट फेज में एंटर कर लिया है और इंटरनल स्ट्रक्चर्स की एक सीरीज बना रहा है। इसके बाद एक बुलिश इंटरनल रीअलाइनमेंट बनाने के बाद प्राइस रीसेंट मेजर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है और एक नया मेजर हाई और लो एस्टैब्लिश करता है। ये नया मेजर लो जो इंटरनल लो है, एक्सट्रीम पर सिचुएटेड है। इस लो को मेजर माना जाता है क्योंकि ये लास्ट लो था जो प्राइस ने अपवर्ड मूवमेंट शुरू करने से पहले बनाया था, जिसके कारण बीओएस हुआ। आप सोच रहे होंगे कि हम इस लो स्ट्रक्चर को मेजर लो क्यों नहीं मानते। इसका रीजन ये है कि एक्सट्रीम पर लोकेटेड लो ही वो अल्टीमेट और लोएस्ट पॉइंट है जिससे पहले प्राइस ने अपवर्ड मूवमेंट शुरू किया। ये पर्टिकुलर लो क्रूशियल है क्योंकि ये वो की लो है जिसने अपवर्ड मूवमेंट और उसके बाद बीओएस को ट्रिगर किया। अब बेयरिश सिनेरियो पे आते हैं, जो सिंपली बुलिश सिनेरियो की तरह ही है, जहां बेयरिश वेव शुरू होती है जिससे बीओएस होता है। साथ ही हमारे पास एक मेजर लो है जो बीओएस के बाद प्राइस ने लोएस्ट पॉइंट पर बनाया। ये दो स्ट्रक्चर्स मेजर हाई और लो हमारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि इनके बीच में बनने वाला सब कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स माना जाता है। अगर प्राइस मेजर लोज को नीचे की तरफ ब्रेक करके बीओएस बनाता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। लेकिन अगर प्राइस मेजर हाई के ऊपर चला जाता है तो हमें इसे ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मानना चाहिए। सिंपलर टर्म्स में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के अंदर की इंटरनल प्राइस एक्शन का नेचर मैटर नहीं करता, जब तक कि प्राइस मोस्ट रीसेंट मेजर हाई के नीचे रहता है, जो कि बेयरिश मार्केट को इंडिकेट करता है। जब प्राइस ऊपर की तरफ रिट्रेस हुआ तो उसने हमारी ट्रेडिंग रेंज के अंदर इंटरनल हाइज और लोज की एक सीरीज बनाई, लेकिन ये इवेंचुअली नीचे गया और रीसेंट मेजर लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। एक्सट्रीम पर लोकेटेड ये इंटरनल हाई हमारा न्यूली जनरेटेड मेजर हाई बन जाता है। ये इसलिए क्योंकि ये वो हाईएस्ट इंटरनल हाई है जो प्राइस ने स्ट्रॉन्ग बेयरिश पुश शुरू करने से पहले बनाया था, जिसके कारण न्यू बीओएस हुआ। इसके बाद प्राइस ने एक बार फिर रिट्रेस किया और एक और मेजर लो बनाया। सब्सिक्वेंटली वेरियस इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद प्राइस ने अपनी डाउनवर्ड मोमेंटम को जारी रखा और लोअर लो और लो हाई के सीक्वेंस को जारी रखा। अब हम मार्केट स्ट्रक्चर के एक और क्रूशियल एस्पेक्ट बीओएस पर बात करेंगे। आपने बीओएस को वेरियस ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स, मार्केट स्ट्रक्चर वीडियोस और ट्रेडिंग हैंडबुक्स में ज़रूर देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बुलिश स्ट्रक्चर में बीओएस को अक्सर सिंपली ऐसे डिफाइन किया जाता है कि जब प्राइस ऊपर की तरफ एक हाई को ब्रेक करे। लेकिन इन रियलिटी एक वैलिड बीओएस को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक रूल्स और की पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना चाहिए। एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब प्राइस मोस्ट रीसेंट हायर हाई को कैंडल की बॉडी के साथ ब्रेक करता है और उसके ऊपर क्लोज होता है। ये तब भी वैलिड है अगर प्राइस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली नीचे आ जाए। इस सिनेरियो में प्राइस एक नया मेजर लो और मेजर हाई जनरेट करता है और एक नया ट्रेडिंग रेंज इस्टेब्लिश करता है। अगर प्राइस सब्सिक्वेंटली इस नए मेजर लो को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है। ये शिफ्ट सिग्नल देता है कि प्राइस अब बुलिश नहीं रहा और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्क करता है। लेकिन अगर प्राइस रीसेंट एचएच को एक लॉन्ग शैडो या विक के साथ ब्रेक करता है और कैंडल की बॉडी इमीडिएटली हाई की रेंज के नीचे क्लोज हो जाती है और सब्सीक्वेंट कैंडल की विक भी पहली कैंडल की विक को सरपास नहीं करती, तो हम इसे वैलिड बीओएस नहीं मानते। इस केस में हम इस लो को अपनी ट्रेडिंग रेंज के अंदर बना हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर मानते हैं। एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल या वैलिड सीओएचओसीएच को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक्सट्रीम पर लोकेटेड मेजर लो के ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। अब ब्रीफली बियरिश सिनेरियो को समझते हैं, जो एसेंशियली बुलिश वन की तरह ही है। एक बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर में वैलिड बीओएस के लिए हमें चाहिए कि प्राइस मोस्ट रीसेंट मेजर लो को कैंडल की बॉडी के साथ ब्रेक करे और नीचे क्लोज हो। तो अगर प्राइस न्यूली जनरेटेड मेजर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम इसे ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मानते हैं, जो इंडिकेट करता है कि सेलर्स ने अपना कंट्रोल खो दिया है।
कन्वर्सली, अगर प्राइस रीसेंट एलएल को एक लॉन्ग शैडो या विक के साथ ब्रेक करता है और कैंडल की बॉडी प्रॉम्प्टली उसकी रेंज के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो हमें इसे वैलिड बीओएस नहीं मानना चाहिए। एक जेन्युइन बेरिश बीओएस एस्टैब्लिश करने के लिए हमें वेट करना चाहिए कि प्राइस लोज की रेंज के नीचे कैंडल की बॉडी के साथ क्लोज हो। बीओएस पैटर्न्स के वेरियस टाइप्स और सिनेरियोज को समझने के बाद और अब जब हमारे पास वैलिड बीओएस की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है, चलिए मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के एक और की फैक्टर यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखते हैं। एक वैलिड सीओसीएच को आइडेंटिफाई करने के लिए पहला स्टेप जनरल मार्केट डायरेक्शन को डिटरमाइन करना है कि वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। सब्सिक्वेंटली आपको अपने प्राइस चार्ट पर वैलिड बीओएस को हाईलाइट करना होगा। बुलिश सिनेरियो में इमेजिन कीजिए कि प्राइस वैलिड बीओएस की एक सीरीज बना रहा है। ये लो और हाई हमारे मेजर स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो पहले वैलिड बुलिश बीओएस से एसोसिएटेड हैं। जैसा कि पहले मेंशन किया गया है, इन दो स्ट्रक्चर्स के बीच में बनने वाली कोई भी प्राइस एक्शन इंटरनल मानी जाती है। सीओसीएच पैटर्न्स को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, माइनर और मेजर। फॉर एग्जाम्पल, जब भी प्राइस किसी इंटरनल लो को ब्रेक करता है तो ये माइनर सीओसीएच को सिग्निफाई करता है। ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि माइनर सीओसीएच अकेला मार्केट स्ट्रक्चर में शिफ्ट का साइन नहीं माना जा सकता। यहां हम एक कॉमन सिनेरियो का सामना कर रहे हैं जो मार्केट में अक्सर होता है। कई नोविस ट्रेडर्स जिन्होंने मार्केट स्ट्रक्चर को सही से आइडेंटिफाई नहीं किया होता, वो इस माइनर सीओसीएच को मार्केट डायरेक्शन में रिवर्सल का सिग्नल मान लेते हैं। वो मानते हैं कि बुलिश फेज खत्म हो गया है और शॉर्ट जाने का आइडियल टाइम है। वो टिपिकली अपना स्टॉप लॉस इस इंटरनल हाई के ठीक ऊपर प्लेस करते हैं। लेकिन उनके एक्सपेक्टेशंस के कॉन्ट्ररी प्राइस एक ब्रीफ रिट्रेसमेंट के बाद वापस ऊपर गया और अपना बुलिश मूवमेंट जारी रखा। इसके कारण शॉर्ट पोजीशंस लेने वाले ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया। वो अक्सर समझ नहीं पाते कि उनका स्टॉप लॉस क्यों ट्रिगर हुआ और दुर्भाग्य से वो इन एक्शंस को बार बार रिपीट करते हैं। जो क्रूशल पॉइंट उन्होंने मिस किया वो ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को कंफर्म करने के लिए प्राइस ने यहां मेजर लो को ब्रेक नहीं किया। उन्होंने शॉर्ट पोजीशन में एंटर नहीं करना चाहिए था जब तक कि प्राइस लास्ट मेजर लो को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देता। उनका आइडेंटिफाइड सीओसीएच इनवैलिड था और प्राइस सिर्फ अपने रिट्रेसमेंट फेज में था, अपने प्राइमरी डायरेक्शन में कंटिन्यू करने से पहले। एक वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर सिग्नल पाने के लिए आपको पेशेंटली वेट करना चाहिए कि प्राइस एक मेजर सीओसीएच एस्टैब्लिश करे, लास्ट मेजर लो को ब्रेक करके और नीचे क्लोज करके, जिसने अपवर्ड मूवमेंट शुरू किया था, जिसके कारण बुलिश बीओएस हुआ था। फर्दरमोर ये हमेशा याद रखना क्रूशियल है कि बुलिश सिनारियो में सीओएचसीएच पैटर्न तभी वैलिड माना जाता है जब प्राइस लास्ट मेजर लो को कैंडल की बॉडी के साथ ब्रेक करे और नीचे क्लोज हो। अगर प्राइस मोस्ट रीसेंट स्ट्रक्चर को एक लॉन्ग विक या शैडो के साथ ब्रेक करता है और हाइस की रेंज के अंदर क्लोज हो जाता है, तो वो सीओएचसीएच इनवैलिड है और हम इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मान सकते। यही कॉन्सेप्ट बेरिश सिनेरियो पर भी अप्लाई होता है। एक हाई प्रोबेबिलिटी देने वाले वैलिड सीओएचसीएच के लिए हमें चाहिए कि प्राइस रीसेंट मेजर हाई को कैंडल की बॉडी के साथ ब्रेक करे और ऊपर क्लोज हो। एक पेनिट्रेशन जो सिर्फ शैडो या विक से हो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रही होगी। सब्सक्राइब बटन को हिट करना और नोटिफिकेशंस को ऑन करना मत भूलना ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस से अपडेटेड रहें। हम आपके सपोर्ट को अप्रिशिएट करते हैं और आपसे अगले एपिसोड में मिलने की उम्मीद करते हैं।